हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जॉइंट ट्रांसफर की। टीपीए में जॉइंट ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 45 एंड अंडर सेक्शन 46। सेक्शन 45 बात करता है एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में जहां पे ट्रांसफरर कोई एक ही पर्सन होगा, जबकि ट्रांसफरी दो या दो से ज्यादा लोग होंगे जो कि इस प्रॉपर्टी को रिसीव करेंगे, या तो जॉइंट टीनेंट के तौर पर या फिर टीनेंट इन कॉमन के तौर पे। जबकि सेक्शन 46 बात करता है एक ऐसे ट्रांसफर के बारे में जहां पे ट्रांसफरर दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे और ट्रांसफरी कोई एक ही पर्सन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 45 के साथ में। सेक्शन 45 का बेयर कहता है where immutable property is transferred for consideration to two or more person, कि जब किसी इम्यूएबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है दो या दो से ज्यादा लोगों के फेवर में, और जो ट्रांसफर हो रहा है वो विद कंसिडरेशन हो रहा है। अब विद कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर हो रही है तब वहां पे सेक्शन 45 एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देन इफ सच कंसिडरेशन amount is paid out of a fund belonging to them in common, और जो कंसिडरेशन अमाउंट पे किया जा रहा है अगर वो एक कॉमन फंड के थ्रू पे किया जा रहा है, then in the absence of contact to the contrary respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be with the interest of which they were respectively entitled to fund। तो जिस रेशियो में उस कॉमन फंड के अंदर उन सभी ट्रांसफरी का शेयर रहा होगा, उसी रेशियो में उस प्रॉपर्टी के अंदर भी वो अपना शेयर रिसीव करेंगे। लेकिन अगर कंसिडरेशन अमाउंट पे किया जा रहा है सेपरेटली, यानी सभी लोग अपना अपना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो जिस रेशियो में उन सभी ट्रांसफरीज ने अपना कंसिडरेशन अमाउंट पे किया है, उसी रेशियो में वो उस प्रॉपर्टी के अंदर भी अपना शेयर रिसीव करेंगे। बट इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एज टू द इंटरेस्ट इन द फंड टू विच दे वर रेस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड और एज टू द शेयर विच दे रेस्पेक्टिवली एडवांस्ड, सच पर्सन शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इक्वली इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इस चीज का कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि उन लोगों ने किस रेशियो में कंसिडरेशन अमाउंट पे किया गया है, तब लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि सभी ने कंसिडरेशन अमाउंट में अपना इक्वल शेयर पे किया है, और उस केस में वो प्रॉपर्टी के अंदर भी इक्वल शेयर को रिसीव करेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कोई एक पर्सन है, उसके पास में एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपीस है, और वो उसको सेल आउट कर देता है। बी, सी और डी मिलकर उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं। अब सवाल यहां पे ये आता है कि भाई बी, सी और डी ने उस प्रॉपर्टी को तो परचेज कर लिया है, लेकिन उन तीनों का हिस्सा, उनका शेयर कितना कितना होगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहां पे रोल आता है सेक्शन 45 पर। सेक्शन 45 क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि जिस रेशियो में इन लोगों ने अपना कंसिडरेशन अमाउंट पे किया है, उसी रेशियो में बी, सी और डी का शेयर भी प्रॉपर्टी के अंदर होगा। अब यहाँ पे दो केस की बात जो सेक्शन 45 कर रहा है हमारा, वो है कि भाई या तो कंसिडरेशन अमाउंट कॉमन फंड के थ्रू पे किया गया होगा, और अगर कंसिडरेशन अमाउंट कॉमन फंड के थ्रू पे किया गया है, तब अब अगर उस फंड के अंदर उन तीनों का शेयर स्पेसिफाई है कि किसका कितना शेयर है, तो जिस रेशियो में उस कॉमन फंड के अंदर बी, सी और डी का शेयर है, उसी रेशियो में उस प्रॉपर्टी के अंदर भी उनको उनका शेयर मिलेगा। लेकिन अगर कॉमन फंड के अंदर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि बी, सी और डी का कितना कितना शेयर है, तब ऐसा माना जाएगा कि तीनों का इक्वल शेयर उस कॉमन फंड के अंदर था। उस केस में उस प्रॉपर्टी के अंदर भी तीनों का बराबर बराबर हिस्सा होगा। और दूसरा केस यहाँ पे ये बनता है कि ऐसा हो सकता है कि बी, सी और डी ने अलग अलग अपना कंसिडरेशन अमाउंट पे किया हो, तब वहां पे ऐसी कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होता,
जिस रेशियो में उन्होंने अपना कंसिडरेशन अमाउंट पे किया होगा उसी रेशियो में उस प्रॉपर्टी के अंदर भी उनका हिस्सा होगा। अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में सेक्शन 45 बात कर रहा है कि जब किसी प्रॉपर्टी के अंदर दो या दो से ज्यादा कोओनर होते हैं, यानी कि जो ट्रांसफर है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के फेवर में हो रहा है, तब वो उस प्रॉपर्टी को या तो जॉइंट टीनेंट के तौर पर रिसीव करेंगे या फिर टीनेंट इन कॉमन के तौर पे। अब ये क्या है? तो जॉइंट टीनेंसी का मतलब होता है यूनिटी इन टाइटल एज वेल एज इन पोजीशन, कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसमें जितने भी ट्रांसफरी होंगे सभी के पास में उस प्रॉपर्टी की टाइटलशिप भी होगी और सभी उस प्रॉपर्टी के अंदर अपना पोजीशन भी होल्ड करेंगे। और साथ में जॉइंट टीनेंसी के केस में प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर किसी भी समय किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने के बाद में उसका जो भी शेयर होगा वो बाकी के लिविंग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि टीनेंसी इन कॉमन का प्रिंसिपल स्पेसिफाई करता है द यूनिटी ऑफ टाइटल बट सेपरेशन इन पोजीशन, कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसका टाइटल तो सभी शेयर होल्डर होल्ड करेंगे, लेकिन सभी का उसमें पोजीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। और टीनेंसी इन कॉमन का क्लासिकल एग्जांपल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जितने भी को पार्टनर होंगे वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर टीनेंट इन कॉमन के तौर पे उसकी टाइटलशिप को होल्ड करेंगे। और इसी चीज को कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में क्लैरिफाई भी किया है। फॉर एग्जाम्पल ये केस था देवराज वर्सेस घनश्याम का। इसमें कोर्ट ने स्पेसिफाई किया दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ट्रांसफर इज अफेक्टेड बाय पर्सनल लॉस इफ द ट्रांसफरीज आर हिंदूज they accept the property as tenant in common because joint tenancy is a concept foreign to Hindu law. However, the presumption of joint tenancy is drawn among Christian and Parsis. कि जो joint tenancy का concept है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब भी ऐसी किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करेगी तो उसमें जितने भी को पार्टनर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जॉइंट टेनेंट के तौर पे ही उस प्रॉपर्टी के अंदर अपनी टाइटलशिप को होल्ड करेंगे। जॉइंट टेनेंसी यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी। लेकिन क्रिश्चियन और पारसीज के केस में ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो जॉइंट टेनेंट के तौर पे भी प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकते हैं। ऐसा ही दूसरा केस था जोगेश्वर नारायण वर्सेस रामचंद्र दत्त का। इस केस में भी कोर्ट ने अगेन क्लेरिफाई किया दैट द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट टेनेंसी एज ऑब्टेन्ड इन इंग्लैंड इज क्वाइट फॉरेन टू हिंदू लॉ, कि इंग्लिश लॉ के अंदर जो ये जॉइंट टेनेंसी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवरशिप जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आते हैं अपने सेक्शन 46 के ऊपर। तो सेक्शन 46 का बेयर कहता है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट देयर इन देन द ट्रांसफरर आर in the absence of contract to the contrary entitled to share in the consideration equally where their interest in the property were of equal value where such interests were of unequal value proportionately to the value of their respective interest। कि अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है जिसकी टाइटलशिप जिसका पोजीशन दो या दो से ज्यादा लोगों के पास में हो, मतलब जो ट्रांसफर है वो दो या दो से ज्यादा लोग हैं और वो जॉइंटली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं किसी एक ट्रांसफरी के फेवर में, तो ट्रांसफरी जो कंसिडरेशन अमाउंट पे करेगा वो किसको कितना मिलेगा, इसके लिए सेक्शन 46 स्पेसिफाई कर रहा है कि उस प्रॉपर्टी के अंदर उन ट्रांसफरर का जिस रेशियो में शेयर रहा होगा उसी रेशियो में वो उस कंसिडरेशन अमाउंट को भी रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 50 लाख है और ए और बी दोनों इसके को ओनर है। वो दोनों मिलके जॉइंटली इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं सी के फेवर में।
अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई ये जो ए और बी ने मिलके 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी सेल की है सी को, तो सी जो 50 लाख रुपया देगा उसमें से ए और बी किसको कितना मिलेगा? तो सेक्शन 46 स्पेसिफाई कर रहा है कि ए और बी का जितना शेयर इस प्रॉपर्टी के अंदर रहा होगा उसी रेशियो में वो कंसीडरेशन अमाउंट को भी रिसीव करेंगे। मतलब अगर मान लो ए और बी 50-50% के शेयर हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो सी जो 50 लाख रुपया पे करेगा उसमें ए को 25 लाख मिलेगा और बी को भी 25 लाख मिलेगा। या अगर किसी और रेशियो में इनकी टाइटलशिप है, इनकी ऑनरशिप है इस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसी रेशियो में सी के द्वारा दिया गया कंसीडरेशन अमाउंट ये लोग रिसीव करेंगे। सो सेक्शन 46 इतनी बात करता है। आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है आप लोग उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।